हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट 24/7 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो सम्मान प्रदान किए जाते हैं पर्सनैलिटी को, व्यक्ति को, राष्ट्र को या फिर किसी संस्थान को, उसके रिगार्डिंग एग्जाम में कई बार सीधे तौर से प्रश्न बनते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसी बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो किसी रेलवे का एग्जाम हो या और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें सीधे तौर से अवार्ड एंड ऑनर वाले सेक्शन से प्रश्न बनता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं और उसके डिटेल के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है आज, लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को के द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड जो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब को। रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब को ये यूनेस्को के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के श्रेणी में। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? भारत का कौन से हवाई अड्डे को जो है दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ये जो दी गई है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में जो स्थित है, उसके टर्मिनल 2 को यह अवार्ड दिया गया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलोर में स्थित है और कैंपेगौड़ा को ही जो है बेंगलोर का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कैंपेगौड़ा प्रभु को बेंगलोर के जो है संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इनकी जो एक प्रतिमा है, मूर्ति है, उनको पिछले वर्ष जो है बेंगलोर टर्मिनल पे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस स्थान पर प्रदान किए? राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उसको किस स्थान पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रदान किए गए? ये राजधानी दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो दिया जाता है पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में, किसानों के और पशुधन के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लें हम लोग। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में, इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में 2023 में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में किया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य जो है किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों जैसे सभी व्यक्तियों को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार समारोह में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, ये सब जो गणमान्य स्थिति इनकी उपस्थिति रही, गणमान्य व्यक्तियों की। अगला जो प्रश्न है, भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? उस पर्सनालिटी का नाम बताना है। भारत में जन्मे लेखक का नाम क्या है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? इनका नाम है नंदिनी दास। नंदिनी दास ने ये जो है अवार्ड अपने नाम किया है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए यह पुरस्कार जीता है। इनके पुस्तक का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी लिटरेचर की जो है, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। उनकी विजेता पुस्तक को आयोजकों के द्वारा मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। यह पुस्तक जो 17वीं सदी की शुरुआत में भारत में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत होती है, ब्रिटिश का भारत में प्रभाव पड़ता है। पहली बार सर थॉमस रो जो मुगल दरबार में जाते हैं, तो किसके दरबार में जाते हैं? जहांगीर के दरबार में जाते हैं। बादशाह जहांगीर के दरबार में, अकबर के पुत्र जो थे, अकबर के बाद गद्दी पर बैठे थे, जहांगीर के दरबार में थॉमस रो गए थे अंग्रेजी दूत के रूप में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक का गठन किस वर्ष किया गया था? इस पदक का गठन जो है 2018 में किया गया था। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देखें। इस वर्ष के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष संचालन पदक 4 विशेष अभियानों के लिए प्रदान किया गया है। 4 विशेष अभियानों के लिए प्रदान किया गया है जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुकरणीय सेवाओं की मान्यता को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और विभिन्न राज्य संगठनों के कई अधिकारियों और कर्मियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। 4 सेक्शन हो गया, एक सीआरपीएफ को, एक एनआईए को, एक एनसीबी की और विभिन्न राज्यों के संगठनों को, राज्य के संगठनों के अधिकारियों को और कर्मियों को जो अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पदक देश की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण प्रयासों को स्वीकार करते हुए आतंकवादी रोधी, सीमा कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों पर तस्करी की रोकथाम और बचाव जैसे कार्यों के लिए
इस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन मेडल का गठन 2018 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन मेडल का गठन जो है 2018 ईस्वी में किया गया था। उन ऑपरेशनों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से किया गया था जिनमें उच्च स्तर की योजना होती है जो देश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और समाज के बड़े वर्गों की सुरक्षा पर काफी प्रभाव डालते हैं। पदक प्रदान करके सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विशेष अभियानों में पेशेवर विशेषज्ञता, योजना और निष्पादन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना है। ये इसका मूल उद्देश्य है। इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, इनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन। इनके द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच फिल्म निर्माण में सहयोग की मजबूत परंपरा सोवियत काल से ही चली आ रही है। हम लोग जानते हैं कि उज्बेकिस्तान जो है सोवियत यूनियन का पार्ट था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे कुल 15 राष्ट्र निकले, जिसमें से रूस भी एक शामिल है। उस 15 राष्ट्रों में से एक जो है उज्बेकिस्तान भी है, जो कि मध्य एशिया का भी पार्ट है। मध्य एशिया में 5 देश हम लोग जानते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 मध्य एशियाई देश है, जिसमें से एक उज्बेकिस्तान है। यह जो मूलतः जो है पहले सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो फिल्म निर्माण में सहयोग की जो परंपरा है सोवियत काल से चली आ रही है। इन संबंधों को भारतीय फिल्म विकास निगम NFDC और उज्बेक फिल्म संयुक्त रूप से कार्य करती है। डॉक्टर मुरुगन ने उज्बेक संस्कृति और पर्यटन मंत्री ओजोडबेक नजरबेकोव से मुलाकात की। वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं ओजोडबेक नजरबेकोव से मुलाकात की और फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। डॉक्टर मुरुगन ने उज्बेक पक्ष को सरकार की मजबूत नीतियों के कारण भारत के ऑडियो विजुअल क्षेत्र में देखी गई जबरदस्त वृद्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने को प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत के सहयोग की पेशकश की। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII जैसे संस्थानों में उज्बेक फिल्म निर्माताओं और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग जो है काफ़ी बृहद स्तर पर काम करती है, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो है। तो ये जो मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान है, भारत के साथ जो है काम करना चाह रहे हैं अपने फिल्मों के विकास के लिए, अपने जो है छात्रों के प्रशिक्षण के लिए, फिल्म निर्माताओं के प्रशिक्षण के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसी सिलसिले में ये जो है बातचीत हुई है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। सितंबर 2023 में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सितंबर 2023 में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है वहीदा रहमान। इससे पहले जो है अमिताभ बच्चन और रजनीकांत वगैरह को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। इस बार जो किया गया सितंबर 2023 में, उनका नाम है वहीदा रहमान, जो कि अभिनेत्री थी। दादा साहब फाल्के जो है भारतीय फिल्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। दादा साहब फाल्के जो है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DPIFF, इसे 2012 में स्थापित किया गया और 2016 में स्वर्गीय श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के, इनका जो नाम है श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको कि दादा साहब फाल्के कहा जाता है, की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था, जिन्हें प्यार से दादा साहब फाल्के भारतीय कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है, जिनका कि जो ओरिजिनल मूल नाम था वो था स्वर्गीय, इनका नाम है श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के। यह भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका मिशन आकांक्षी युवा, स्वतंत्र और पेशेवर फिल्म निर्माताओं के कार्यों का जश्न मनाना है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो है, यह सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। इस बार जो क्या किसको मिला है, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 2023 के विजेताओं की सूची है, उसको हम लोग देख लें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को। इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला SS राजामौली की फिल्म RR को। RRR का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, नाटू नाटू, मूलतः यह तेलुगु में नाटू नाटू है, जिसको हिंदी में नाचो नाचो भी कहते हैं। इसको जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और इसके साथ ही ऑस्कर अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो है उसमें रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की को मिला है, इसका कलाकार का बदला के लिए। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला अनुपम खेर को मिला है कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो ऋषभ शेट्टी को मिला कन्नड़ फिल्म कंटारा के लिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेखा को मिला है। समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो मिला है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। वर्ष की टेलीविजन श्रृंखला अनुपमा को मिला है। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैन इमाम जो है मिला है, इनका ये सीरीज का नाम है फना इश्क में मर जावा। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है तेजस्वी प्रकाश को मिला है नागिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड जो है
पुरुष गायक का अवार्ड जो मिला है सचेत टंडन को मिला है मैया मानू के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका नीति मोहन को मिला है मेरी जान के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायाकार जो है PS विनोद को मिला है विक्रम वेधा के लिए। ये सूची है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हैं और इसको बार बार देखने से याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में सीधे तौर से प्रश्न बनता है। साथ ही एक और है, संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए हरिहरन को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पेशेवर मौसम वैज्ञानिक अश्विन शेखर को हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया है? अश्विन शेखर को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है? इनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर इनको सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मौसम विज्ञान के जो प्रोफेसर है अश्विन शेखर को। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने भारतीय खगोल वैज्ञानिक अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें 21 जून 2023 को एरिजोना में आयोजित क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन जो एरिजोना में हुआ था 21 जून 2023 को उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। केवल 5 भारतीय वैज्ञानिक, जिसमें से नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, भौतिकी विज्ञानी और खगोल शास्त्री विक्रम साराभाई, और उनसे पहले खगोल शास्त्री और IAU मनाली के पूर्व अध्यक्ष कल्लाट वेणु बप्पू, जो विल्सन बप्पू प्रभाव के सह खोजकर्ता के रूप में जाना जाते हैं, इनको ये सम्मान मिल चुका है। इनसे पहले जो केवल 5 व्यक्तियों को सम्मान मिला है, CV रमन को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, रामानुजन को, विक्रम साराभाई को और कल्लाट वेणु बापू को ये सम्मान मिला है। इनसे पहले अश्विनी शेखर से पहले इन लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? इनको जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जो है सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। पद्म अवार्ड की हम लोग बात कर लें, जो हायरार्की है, पहले में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है वो पहला है भारत रत्न। भारत रत्न जो है सर्वोच्च अवार्ड है, भारत रत्न। भारत रत्न जो हाल ही में श्री अडवाणी जी को देने की घोषणा हुई है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड है। दूसरे स्थान पर आते हैं 3 पद्म अवार्ड है, इसमें से दूसरे स्थान पर ओवरऑल हायरार्की में जो है वो आएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पर आएगा पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आएगा पद्मश्री। वार्षिक रूप से इन अवार्ड की घोषणा की जाती है, 3 अवार्ड की, पद्म अवार्ड की, जिसमें 3 होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसकी हायरार्की होती है, सबसे बड़ा अवार्ड इसमें होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री होता है। और यह वार्षिक रूप से नहीं बल्कि कभी कभी इसको घोषित किया जाता है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हायरार्की की बात होगी तो इसमें सबसे ऊंचा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री का नंबर आता है। इनको जो अवार्ड मिला है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को, इनको मिला है पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, क्लासिकल डांसर है, जिनको भरतनाट्यम, ओडिसी और छऊ सहित नृत्य के लिए विभिन्न रूपों में प्रशिक्षित किया गया है। वह जो है भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रह चुकी हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड नागरिक सम्मान है, पहला जो है वो भारत रत्न होगा, पद्म भूषण तीसरा है और पद्मश्री जो है चौथा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। भारत रत्न जो भारतीय गणराज्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान किस संगठन ने जीता है? ये कंफ्यूजिंग है, इसका ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला है। जब क्रेता विक्रेता की बात होगी तो हमको लगेगा कि ये वित्त मंत्रालय की बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान 2023 में ये मिला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान 2023 का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अच्छे से देख लें, कॉमन सेंस के आधार पर ये सवाल गलत हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोस को किस सम्मान से सम्मानित किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस को किस सम्मान से सम्मानित किया है? सम्मान का नाम है ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक आदेश। अगला प्रश्न, इसमें कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। डॉक्टर टेड्रोस को यह सम्मान कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है उसका आयोजित करने में उनके प्रेरक प्रयासों के लिए दिया गया है। ओलंपिक जो सेशन था वो टोक्यो 2020 था, लेकिन इसका जो आयोजन हुआ था वो वर्ष 2021 में हुआ था।
रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक का सेशन 2020 का था। प्रत्येक 4 वर्ष में जो है ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, लेकिन पैंडेमिक कारण इसमें डिले हुआ। इसका आयोजन 2021 में हुआ था, लेकिन इसका जो नाम है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया है। ओलंपिक ऑर्डर की प्रस्तुति ओलंपिक हाउस में हुई और IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक के द्वारा दी गई। यहाँ पे 2 फैक्ट और हैं। WHO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम डॉक्टर टेड्रोस है, जबकि जो ओलंपिक समिति के प्रमुख हैं, चेयरपर्सन, उनका नाम है थॉमस बाक। इनके द्वारा इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? सूरीनाम के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार। ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार के नाम से अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो भारत रत्न है। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो विदेशी नागरिकों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, एक गुड मैसेज देने के लिए इस तरह के अवार्ड जारी किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया है उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया है। वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भारतीय मूल के ही है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है, इस बार जब यहाँ पे इंदौर में जो ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें भी ये गेस्ट के रूप में आमंत्रित थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड दिया। यह यात्रा सूरीनाम देश के भारतीयों के आगमन के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया है। यानी कि भारतीय प्रवासी जो सूरीनाम में निवास करते हैं, ये सिलसिला लगभग 150 वर्ष से चला रहा है। 150 वर्ष हो गए हैं भारतीय आगमन के, भारतीयों का जो सूरीनाम में आगमन हुआ उसके 150 वर्ष हो गए हैं। अगला इसमें जो और कुछ फैक्ट है सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। यह कैरिबियन समुदाय जो है, कैरिबियन समुदाय का देश है। यह यूरोप के बाहर एकमात्र संप्रभु राष्ट्र है जहाँ डच आधिकारिक भाषा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है डच है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा राज्य, आधिकारिक भाषा इसका डच है। राजधानी है पारामरीबो और इसका जो मुद्रा है सूरीनामी डॉलर है। राजधानी है पारामरीबो और इसके राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए, यह दक्षिण अमेरिकी कंटिनेंट है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये सूरीनाम की लोकेशन है। उनकी राजधानी है पारामरीबो। बाउंड्री टच करता है फ्रेंच गुयाना से, और इधर गुयाना है, और इधर ब्राजील इसके साथ सीमा साझा करता है। ये देश 3 देश के साथ में पारामरीबो, ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन ग्रुप का ये कंट्री है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? किस संगठन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? ये जीता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने इस अवार्ड को जीता है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख ले। RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 वर्ष 2022-23 के कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए जीता है। कार्यस्थल पर जो सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाती है उसके लिए अवार्ड जारी किया जाता है, उसमें योगदान के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। संस्था को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन टेक्निक, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सुरक्षा प्रशिक्षण के उपयोग के जैसी पहल के लिए फर्म की सराहना की जाती है। ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 21वें ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 21वां संस्करण था, का आयोजन किया गया था, जो उन उत्कृष्ट संगठनों को मान्यता और सम्मान देता है जो कॉर्पोरेट नागरिकता, पारदर्शी जवाबदेही, जीवन चक्र के लिए आग सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के माध्यम से मूल्य जोड़कर व्यवसाय भविष्य को परिभाषित करने की जिम्मेदारी लेती है। बेसिकली जो कार्यस्थल पर सेफ्टी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, जो सुविधा की बात होती है, उसके लिए जो अनुशासित रूप में काम किया जाता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है RINL को, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है यह भारत सरकार के अंतर्गत जो है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत बॉडी है और इसकी स्थापना 1982 में 18 फरवरी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्पात, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये आने वाली संस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश पद्म विभूषण 2023 के लिए चुना गया है? हर वर्ष जो पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसमें सर्वोच्च अवार्ड जो होता है पद्म विभूषण होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। पद्म अवार्ड में से सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण। ये जो है मुलायम सिंह यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया था पिछले वर्ष। इनको यह जो है उत्तर प्रदेश से ये अवार्ड ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, सैफी के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको यह अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार
किस वर्ष में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है, जो हर साल 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है? इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 1983 ईस्वी में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इस बार का अवार्ड प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है और हर साल 1 अगस्त को जाता है। 2023 का जो अवार्ड है यह मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। अवार्ड की शुरुआत 1983 में हुई थी। 1 अगस्त को ये दिया जाता है। 1 अगस्त को, 1 अगस्त का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अगस्त 1920 जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसी दिन पहले दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु उसी दिन हो गई थी। तिलक की मृत्यु हो गई थी उसी दिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? सशस्त्र पुलिस बल के जो कर्मी होते हैं, सशस्त्र बल के कर्मी को इस वर्ष कितना अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? टोटल 76 अवार्ड जो है घोषित किए गए हैं इस वर्ष। इसमें कुछ बातें हम लोग देख लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों को 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। टोटल जो इस बार 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत है वो दिया गया है। 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र जो दिया गया है। शौर्य चक्र जो टोटल दिया गया वो 11 है, इसमें 5 मरणोपरांत है। 52 सेना पदक है वीरता श्रेणी में, सेना के वीरता पुरस्कार है। 3 नौ सेना पदक है वीरता के और 4 वायुसेना पदक है वीरता के। इस प्रकार टोटल जो है 76 पदकों की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी है। 30 मेंशन इन डिस्पैच की भी मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69th नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? सरदार उधम सिंह ने यह पुरस्कार जीता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लें। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिनकी घोषणा देश भर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष जारी की जाती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण में प्रोत्साहन देना है। पुरस्कार पहली बार 1954 में दिए गए थे। नेशनल फिल्म जो है सबसे पहली बार 1954 में दिए गए थे और इन्हें राज्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है इस बार की उधम सिंह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है बेस्ट एक्ट्रेस वो आलिया भट्ट है, फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और कृति सेनन है फिल्म मिमी के लिए। गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म मिमी के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा द राइज के लिए। और सबसे फीचर फिल्म जो है वो है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। नंबी नारायण जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर फिल्म है, आर माधवन ने फिल्म बनाई है द रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। उनको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में नेशनल अवार्ड दिया गया है इस बार का। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री के जो ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है? यह है नागालैंड पुलिस अकादमी। सॉरी, नागालैंड पुलिस अकादमी नहीं है बल्कि असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र है जिसको यह अवार्ड दिया गया है इस बार का। असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के विजेताओं की घोषणा की? निम्नलिखित में से किसने G20 टेक स्प्रिंट 2023 में विजेताओं की घोषणा की? ये 2 संस्थान के द्वारा की गई है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और BIS के द्वारा जो ये घोषणा की गई है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है। RBI और BIS के द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की गई है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लें। BIS और भारतीय रिजर्व बैंक ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के विजेताओं के रूप में घोषणा की गई है। इसके द्वारा दुनिया भर में शॉर्टलिस्ट की गई 21 टीमों ने सीमा पार भुगतान में सुरक्षा के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। समाधान का उद्देश्य अवैध वित्तीय जोखिम को कम करना है, सीमा पार भुगतान में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की मुद्राओं के लिए तरलता में सुधार और बहुपक्षीय सीमा पर CBDC प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देना है। यूके की टीम सेक्रेटरियम लिमिटेड ने मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने, आतंकवाद के वित्त पोषण, कर और प्रतिबंधों की चोरी, गुमनामी और गोपनीयता की रक्षा करने पर
समस्या कथन एक की श्रेणी जीती है। इसमें विभिन्न सारे श्रेणी में अवार्ड जो दिए गए उसको जीता है और भारत से जो है ये BIS और रिजर्व बैंक विजेताओं के रूप में इसकी घोषणा की गई है। बाकी डिटेल आप लोग इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो आज था इतने ही सवाल थे आज के हमारे, जिसमें से अवार्ड और ऑनर से संबंधित कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोगों ने देखा कई बार एग्जाम में सीधे तौर से पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में खास तौर से इससे सवाल बनते ही इस सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, स्टडी अपडेट 24/7 से, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के वीडियोस पे अपलोड किए जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड डेली बेसिस पर, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।